बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें। एक अच्छी खबर है वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब के लिए, और एक काम दिखाया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, बहुत ही बारीक काम दिखाया है। ये दोनों बातें आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो एक मजमूई तौर पर इस वक्त जो चल रहा है जोड़ तोड़ का सिलसिला, और बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और ये रुक नहीं सकती। अगर हम असूली तौर पे ज़मीनी हक़ाइक़ के तौर पे देखें तो ये रुक नहीं सकती। ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल एक ला ताल्लुक होकर बैठ जाए, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पावर शेयरिंग में इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, ये इस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि क्योंकि वो सारे काम तो उन्होंने करने होते हैं, और जब सारे काम उन्होंने करने होते हैं तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी आगे चीज़ें आ रही हैं उनके अकॉर्डिंगली ये सारे का सारा जो एक पॉलिटिकल सेटअप है रफ टफ सा वैसा ही होना चाहिए। 19-20 हो जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन वैसा ही होना चाहिए जैसा इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है। इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, रीजनल प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, और आने वाले सालों में होना क्या है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट के पास तो होती हैं लेकिन हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स के पास नहीं होती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है मुनज़्ज़म किस्म का, ऑर्गेनाइज किस्म का, थिंक टैंक्स नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के। एक सीईसी होती है या फिर कुछ लॉबियस्ट, जो अच्छी तगड़ी पार्टियां हैं वो लॉबियस्ट हायर करती हैं, लेकिन वो लॉबियस्ट भी ज़्यादातर जो हायर किए जाते हैं वो किए जाते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, कि उनके लिए इक़्तिदार में आने के लिए राह हमवार की जाए। वो ऐसे थिंक टैंक्स नहीं होते कि जो बाकायदा तौर पे इनपुट दें, अपनी कोई एफर्ट डालें और पॉलिटिकल लीडरशिप को गाइड करें कि जनाब इस रीजन में होने क्या जा रहा है, और राइट लेफ्ट में क्या होना है, इंटरनेशनल प्लेयर्स का प्लान क्या है, तो रीजनल पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी। तो इस तरह से गाइड करने वाला कोई नहीं होता। ये यही चेहरे होते हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये एक है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर भी हैं, सियासी क़यादत कमजोर है और उन्हें देखना पड़ता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपना वो एक दूसरे नॉर्मल रूटीन में आ गई है। ये एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि माजी में जैसे बाजवा साहब के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे रजीम चेंज के बाद 9-10 महीने में जो कुछ जुल्म सितम हुआ और जो कुछ बिल्कुल ब्लंटली और नंगे होकर सामने आ गए, वो सिलसिला अब रुक गया है। पहली जो अच्छी बात है वो सिलसिला अब रुक गया है। अब इस तरह से कोई हरकत नहीं की जाएगी कि बिल्कुल जिसमें एक्सपोज होने का खतरा हो, कि आप एक्सपोज हो रहे हैं, और एक्सपोज इस तरीके से कि जैसे शहबाज गिल का, सवाती साहब का, शहबाज गिल साहब का और जर्नलिस्टों के साथ जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें, और फिर यह कि ओपनली मुलाकातें हो रही हैं जैसे बाजवा साहब ने अपना ड्राइंग रूम आबाद किया हुआ था। तो वो पॉलिसी अब नहीं होगी। वो पॉलिसी से ज़रा थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी दूर, बाजवा पॉलिसी से काफ़ी दूर, बाजवा की जो इन्वॉल्वमेंट थी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ जिस तरीके से उनका इंटरेक्शन था, और ख़ास तौर पे अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन के साथ, तो वो सिलसिला ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल लीडरशिप वर्सेस मिलिट्री लीडरशिप, जो एक चपकलश है वो चलती रहेगी। वो खा हुक्मरान इत्तेहाद की पॉलिटिकल लीडरशिप है या अपोजिशन की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा कि जनाब बिल्कुल आप समेना व अताना मुकम्मल तौर पे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि देखा जाएगा कि मफादात, और उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का जो ख्याल है वही समझती है कि वो कौमी अमूर को, कौमी सलामती के मामलों को बहुत ज़्यादा समझती है। बहरहाल इस पे ये एक लंबी डिबेट है कि समझती है या नहीं समझती, और फिर जब एक जो ऊपर बैठे एक बाजवा साहब जैसे आर्मी चीफ जो हैं वो एक फैसला करते हैं, तो उन फैसलों का खमियाजा कितना भुगतना पड़ता है, किस हद तक भुगतना पड़ता है, इदारों को कितना भुगतना पड़ता है, वो एक अलग डिबेट है। फिर उसको कोई चेक एंड बैलेंस है कोई उसका, कि फर्द वाहिद अगर ये सारा कुछ आज खुद अक्ल कुल बन के और इदारा जाती सोच को, इदारा जाती जो एक इनपुट है उसको एक साइड पे रखे और सारे फैसले खुद करना शुरू कर दे, बल्कि फैसले मुसल्लत करवाना शुरू कर दे, बजाय इसके कि बाकायदा एक
थॉट प्रोसेस हो, थिंकिंग के साथ चला जाए, और इदारा क्या कहता है, इदारे के सबॉर्डिनेट इदारे क्या कहते हैं, वो सारी एक्सपर्ट ओपिनियन लेके एक कलेक्टिव विजडम के साथ फैसले किए जाएं। तो ये भी चीज़ है, लेकिन इस वक्त चल रहा है कलेक्टिव विजडम ज़्यादा होगा और इंडिविजुअल वो नहीं होगा, बल्कि कलेक्टिव विजडम के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल इसी तरह अब ये साल 2023 इलेक्शन का साल है, इसमें कोई 1% भी किसी को शुबा नहीं है, ना हुकूमत को, ना अपोजिशन को, ना एस्टेब्लिशमेंट को। ये इलेक्शन का साल है, इलेक्शन का साल शुरू हो चुका है, साल 2023। कब होने इलेक्शन, कैसे होने हैं, ये एक क्वेश्चन है, ये एक डिबेट है, ये चलती रहेगी और ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो 100% क्योस पे रहती है, और कभी भी यहाँ तक के, उसकी रीज़न है, यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, नाम मिली थी 97 में, और उस वक्त ये शादियाने बजाए जा रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ अकॉर्डिंगली होगा और इस्लाहात हो जाएंगी, रिफॉर्म्स हो जाएंगी, तरामीम हो जाएंगी, कवानीन आइन सब कुछ चीज़ें सेट हो जाएंगी। नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था दूर दूर तक 2/3 मेजॉरिटी के साथ। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ, दरमियान में कारगिल आया, कारगिल के बाद फिर चीज़ें नीचे उतरना शुरू हो गई। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का मामला भी, नवाज शरीफ साहब के साथ बाद में फिर यही हुआ, और पहले हुआ जरदारी साहब के साथ, यानी कि गिलानी साहब के साथ, वो स्विस अकाउंट वाला मामला आ गया, लेटरल वाला आ गया, उसके बाद डिक्लाइन, फिर मेमो गेट आ गया, वो वहाँ से, लेकिन पार्लियामान ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली थी, तो बज़ाहिर कोई ऐसा इशू नहीं था। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, वो डॉन लीग्स आई, डॉन लीग्स के बाद ट्वीट्स वापस हुई, समझा गया कि नवाज शरीफ साहब बहुत तगड़े हो गए हैं, ट्वीट वापस हो गई है, खत्म हो गया सारा मामला, और अब कोई मसला नहीं है। बाजवा साहब को आमतौर उस वक्त कमजोर तरीन समझा गया था। आर्मी चीफ के भाई उनसे कहा गया भी आप ट्वीट वापस लें, और उन्होंने ट्वीट वापस ले ली, और उसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया, और उस नए सिलसिले के बाद फिर आगे आपने देखा कि पनामा आया, और पनामा में नवाज शरीफ साहब को फारग हो गए नवाज शरीफ साहब, और वो अब तक उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं, और वो अब तक डिस्क्वालीफाई हैं, सजा याफ्ता हैं। तो ये इसलिए कहते हैं कि इस पर कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, कि पल झपकने में सब कुछ तब्दील हो जाता है, और यही अनसर्टेनिटी जो है ये हमेशा से चली आ रही है। इसलिए साल 2023 में भी इलेक्शन कब होने हैं ये कुछ किसी को नहीं पता, लेकिन ये अचानक ही हो जाएंगे, और कोई ऐसा इशू होगा, अचानक ऐसा कोई चिंगारी भड़केगी, ऐसा कोई शोला भड़केगा कि उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, और इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। और जाहिर है, और क्योंकि दर पर्दा जो मुझे एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, वो यही नजर आ रही हैं कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, और बज़ाहिर आप जो भी कह लें, लेकिन हकीकतन यह है कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसके लिए काम शुरू कर दिया है, और मुस्लिम लीग नवाज भी इलेक्शन कैंपेन में निकली हुई है। और अगली बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही इलेक्शन में, उसकी रीज़न अब चले जाएं बलूचिस्तान को बड़ा फोकस किया जा रहा है। बलूचिस्तान पे मौलाना की भी नज़रें हैं, और जरदारी साहब भी उधर बलूचिस्तान की तरफ आ गए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि बाप के लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं, कुछ और मिला रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि बाप का मुस्तकबिल जो है वो शायद रोशन ना हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब अपनी पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये क्योंकि बलूचिस्तान आने वाले 5 सालों में जी सोने की चिड़िया है, और तमाम तर तवज्जो का मरकज़ भी रहेगी। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी होगा, पाक अफगान सरहद, पाक ईरान मसाइल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, और साथ ही साथ रेकॉर्ड एक, फिर सी पैक, फिर गवादर, तो फोकस रहेगा उस पर, इंटरनेशनली भी रीजनली भी बलूचिस्तान पे। लिहाजा वहाँ पे कुछ मामला भी हैं, और माल भी आना है, क्योंकि बड़े बड़े काम शुरू होने हैं। रेकॉर्ड एक कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, और 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर पर एनम का वहाँ पे सीधा सीधा वो जो है रॉयल्टी मिलनी है बलूचिस्तान को, कम से कम मेरा ख्याल है $2 अरब की है रॉयल्टी सालाना है,
اور کو منتھلی اس سے کر سکتے، سالانہ ہے جی، تو یہ جو سالانہ ہے 5-7 ارب ڈالر کی، تو یہی بن جائے گی اگر ایکوڈکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا بلوچستان پہ فوکس رہے گا۔ زرداری صاحب پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان پہ ہیں کہ ایک صوبہ اور ان کو مل جائے، کسی بھی طریقے سے بلوچستان کم از کم مل جائے، بلوچ حکومت مل جائے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں، ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کو متحد کیا جا رہا ہے، وہ دوبارہ سے ری یونائٹ ہو رہی ہے، ری یونین ہو رہی ہے اس کی، اور اس میں بھی یہی ہے کہ ایک تو سندھ میں کراچی، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف، اس کا جو اس کو ذرا تھوڑا سا کٹ لگایا جائے، یہ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں۔ یہ براہ راست اس کے فٹ پرنٹس آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن ظاہر ہے یہ اسی طرف سلسلہ جا رہا ہے، اور ایم کیو ایم کو اس ری یونین کی طرف جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب، گورنر سندھ پہلے ہوا ہوتا تھے شرف العباد، ہمارے بہت ہی اچھے دوست تھے، وہ ہوا کرتے تھے، اور اب ان کی جگہ پہ کامران ٹیسوری کو اتارا گیا ہے۔ تو کامران ٹیسوری جو ہیں وہ اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کو گورنر ہاؤس دے دیا گیا ہے، ان کا بیس کیمپ ہے وہ، اور سی ایم، تو یہ گورنر ہاؤس کو جو بیس کیمپ بنایا گیا ہے ایم کیو ایم کو، یہ دونوں کے لیے خطرہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ خطرہ موجود ہے۔ مسلم لیگ نواز پہلے ہی وہاں سے اس حد تک نہیں تھی، تو یہ اب ان کی ٹسل جو ہے یہ سٹارٹ ہونے والی، بلکہ ہو چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی، گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد اس میں مزید آپ دیکھیں گے کہ ذرا تھوڑا سا، کیونکہ ایم کیو ایم کو اب اگر ایم کیو ایم نے ریوائیو کرنا ہے اور سروائیو کرنا ہے، اور سروائیو کے بعد ریوائیو کرنا ہے اور اپنے آپ کو اٹھانا ہے اپنے کارکنان میں، تو وہ ان کو کوئی ایڈونچر کرنا ہوگا، ان کو کوئی ایڈونچر کرنا ہوگا، اور کوئی ایسا اعلان کرنا ہوگا جس کے بعد وہ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو اور کراچی کے شہریوں کو ان میں ذرا چارج ان کو کر سکے، کرنٹ ڈال سکیں، بجلی کی طرح ان کے 440 وولٹ کا کرنٹ دوڑے، ان کو اپنے اندر زندگی لانی ہے۔ اس زندگی لانے کے لیے ان کو ایک ایڈونچر کرنا پڑے گا، اور وہ ایڈونچر بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ایڈونچر نہیں کرتے اور اسی طریقے سے ہومیوپیتھ طریقے سے ہی چلتے رہتے ہیں تو پھر ذرا مشکل ہوگا۔ اور دو ہیں، ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، اور پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ ہے کہ ایم کیو ایم کی ری یونین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کی جا رہی ہے، ان کا بندوبست کریں، ان کے نمبرز کم کریں، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نمبر اس وقت بہت زیادہ ہے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس انبلیویبل نمبر وہ قومی اسمبلی میں واپس آئیں گے، اور 75% تک کا سروے کیا جا رہا ہے، اور 75% کو لے کے آنا ہے سادہ اکثریت تک۔ تو عمران خان صاحب کے لیے جو اچھی خبر ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو اب چلیں وہ اچھی خبر پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔